हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को MRDE 101 पेपर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है ग्रामीण सामाजिक विकास, रूरल सोशल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसके अंतर्गत आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं। इसके अंतर्गत जितने भी चैप्टर पढ़ने हैं उसमें से पहला चैप्टर है ग्रामीण महिलाओं का विकास, डेवलपमेंट ऑफ रूरल वोमेन। सेकेंड चैप्टर है ग्रामीण बाल विकास, डेवलपमेंट ऑफ रूरल चिल्ड्रेन। चैप्टर 3 है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य सुविधा वंचित समूहों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप्स। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 4 बच्चों, महिलाओं और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सामाजिक विधान और नीतियां, पॉलिसीज एंड सोशल लेजिस्लेशन ऑन चिल्ड्रेन, वोमेन एंड ST/SC। यह हमारा लास्ट चैप्टर है। मतलब इस पेपर के अंतर्गत आपको टोटल 4 चैप्टर पढ़ने हैं। तो चलिए आज पहला चैप्टर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से कुछ क्वेश्चन आज बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का पहला चैप्टर है ग्रामीण महिलाओं का विकास। इसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन है बताने जा रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है भारत में महिलाओं की सामाजिक जनांकीय परिस्थिति का वर्णन कीजिए, जो कि जून 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। अथवा समाज का महिला के प्रति दृष्टिकोण का स्पष्ट कीजिए, अथवा मातृ मृत्यु पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह दिसंबर 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम निम्न बिंदुओं द्वारा डील करेंगे। तो पहला बिंदु है भारत में महिलाओं की सामाजिक जनांकी क्या है, इसको जानेंगे। समाज का महिला के प्रति दृष्टिकोण क्या है, कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े जो कि महिलाओं के प्रति सामाजिक जो स्थिति है उसको दर्शाते हैं, उसको जानेंगे। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, और लास्ट हमारा पॉइंट है मातृ मृत्यु। तो समाज में महिलाओं की भूमिका व स्थिति का अध्ययन करने के लिए समाज का उसके प्रति दृष्टिकोण का जानना जरूरी है। साथ ही महिलाओं के प्रति समाज का व्यवहार, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी आवश्यक सुविधाओं तक उसकी पहुंच आदि का अध्ययन किया जाना बहुत ही आवश्यक है। समाज का महिला के प्रति दृष्टिकोण है, अब इसके बारे में हम जान रहे हैं। तो राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 2000 एवं कुछ अन्य शोध अध्ययनों से यह तथ्य उभर कर आया है कि महिलाओं से संबंधित बहुत से मुद्दों पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। एक महिला किस तरह के कपड़े पहनेगी या फिर एक विधवा किस तरह का जीवन यापन करेगी, इसका निर्धारण हमारे रीति रिवाज और परंपराओं से होता है। इससे यह पता चलता है कि महिलाएं निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है। देश के बहुत से हिस्से में अभी भी पर्दा प्रथा है, जो कि घूंघट लिए हुआ रहता है। ये अधिकतर राजस्थान में पाए जाते हैं। वहां की जो औरतें होती है वो अभी भी घूंघट में रहती है, वहां पर्दा प्रथा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक महिलाओं का सारा जीवन जो है वो परंपराओं व धर्म से निर्धारित तथा नियंत्रण होता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्ग की महिलाओं से बलात्कार और उनकी हत्याओं की घटना लगातार बढ़ रही है, क्योंकि आज वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही है, जो कि दूसरे लोगों को या दूसरे कम्युनिटी को सही नहीं लग रहा है। इसलिए उन लोगों का क्या हो रहा है, धीरे धीरे उन लोगों के ऊपर प्रहार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, उन लोगों का शोषण हो रहा है। अगर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े की बात किया जाए तो सन 2000 के जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक भारत में महिलाओं की संख्या 49,57,40,000 यानी कुल जनसंख्या का 48.3% थी। इसलिए प्रक्रिया के स्तर के लिए जरूरी है कि उनके पूरे जीवन चक्र को ध्यान में रखा जाए। इसलिए योजना निर्माण के समय उनके जीवन के हर पहलू को भी प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो बच्चे को जन्म देने के कारण महिलाओं को ज्यादा वो कुछ खास किस्म की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अच्छा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन घर की महिलाएं, बच्चे वो पूरे परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। परिवार नियोजन मतलब परिवार प्लानिंग, मतलब क्या हो गया आपका कि कितना बच्चा कितने अंतराल के अंदर लेना है, ये महिलाओं के लिए बहुत ही जरूरी है, उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। इससे महिला को यह तय करने का मौका मिलता है कि उसे कब और कितने बच्चे चाहिए। बच्चों की मृत्यु दर कम होने से उसे कम गर्भधारण करने होंगे और वो अपने परिवार को सीमित रख सकेगी। हमारे यहाँ लड़कियों के साथ जन्म से ही क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मातृ मृत्यु। तो भारत में गांवों में महिलाओं की मृत्यु दर दुनिया में सबसे ज्यादा देखी गई है। इसका एक कारण गर्भकाल में डॉक्टर को
नहीं दिखाकर आवश्यक पोषण और चिकित्सा नहीं लेना माना जाता है। राष्ट्रीय आंकड़े के अनुसार 40 से 50% महिलाओं को ही गर्भधारण में चिकित्सीय मदद मिल पाती है। वो गर्भधारण के समय 40 से 50% महिलाएं जो है भारत की है वो डॉक्टर को दिखाती है। पूर्ववर्ती गर्भावस्थाओं के दौरान कठिनाइयां आने के बावजूद आमतौर पर उनका इलाज घरेलू नुस्खों द्वारा किया जाता है। अगर किसी प्रकार का कोई समस्या आती है, जो गर्भावस्था महिला होती है, गर्भधारण की हुई महिला होती है, उसको होती है, तो वो क्या करते हैं, घरेलू नुस्खों का ही उपयोग करते हैं, घरेलू जड़ी बूटी का उपयोग करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। गर्भवती महिला के चिकित्सक को नहीं जाने के कारण मुख्यतः 3 कारण बता सकते हैं कि अगर कोई गर्भवती महिला चिकित्सक के पास या डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती है या फिर नहीं जाने दिया जाता है तो उनके भी कुछ कारण है। तो वो कारण निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला कारण ये भी हो सकता है कि इसका फैसला सास, ससुर या पति करता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि पैसा का ना होना, पैसा का कमी होना, पैसा नहीं रहने के कारण भी वो डॉक्टर को नहीं दिखाती है। और तीसरा कारण यह भी हो सकता है कि आमतौर पर लोगों में डर रहता है कि कहीं इलाज से बच्चे को फायदा होने की बजाय नुकसान ना हो जाए। ये सब कारण के कारण में क्या होती है, गर्भवती महिला जो है वो डॉक्टर दिखाने से डरती है। एक तो उसका घर का भी दबाव रहता है, दूसरा उनमें भ्रम भी होता है, एक अंधविश्वास भी रहता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थिति की व्याख्या कीजिए, अथवा ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक परिस्थिति की मुख्य विशेषता बताइए, जो कि दिसंबर 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। अथवा महिलाओं की संसाधनों तक और समान पहुंच पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है जून 2014 में। अथवा बाल विवाह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यह भी क्वेश्चन जून 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसे हम निम्न बिंदु द्वारा जो डील करेंगे वह बिंदु है महिलाओं की सामाजिक परिस्थिति, उसके बारे में पहले जानेंगे। समाज में महिलाओं का द्वयम दर्जा जो सेकेंडरी रखा गया, महिलाओं को क्या रखा गया, सेकेंडरी रखा गया, पहले पुरुष प्रधान को किया गया है। ठीक है, बाल विवाह, दहेज प्रथा, उत्तराधिकार, साक्षरता और शैक्षणिक उपलब्धियां, आर्थिक परिस्थिति, तकनीक का महिलाओं पर प्रभाव, राजनीतिक परिस्थिति। चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि महिलाओं की सामाजिक स्थिति या परिस्थिति क्या है। तो समाज में औरत का दर्जा पुरुष से नीचा माना जाता है। यही कारण है कि घरों के बाहर जितनी हिंसा महिलाओं के प्रति होती है उससे कहीं ज्यादा हिंसा घरों के भीतर विभिन्न स्तरों पर वे बर्दाश्त करती है। बहुत सी बातें ऐसी भी है जो उस महिला को या फिर उस हिंसा को पति के परिवार के संबंधित सदस्य का अधिकार मानते हुए उसे अपना अहोभाग्य मानती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा भी माना जाता है कि औरतें मानती कि नहीं, पुरुष अगर है तो पुरुष मार सकते हैं, पुरुष का ये अधिकार है। एक अंधविश्वास है, ये उनका अधिकार मानते हैं कि अगर वो डांटते हैं तो उनका डांटने का अधिकार है, जो कि बिल्कुल गलत है। पिछले कुछ समय में भारत में महिलाओं के प्रति हिंसा बहुत ज्यादा हुई है और यही कारण है कि बहुत ज्यादा हिंसा हो रही है। हर 26 मिनट में एक महिला से छेड़छाड़ होती है, 34 मिनट में एक बलात्कार होता है और 42वें मिनट पर यौन शोषण की घटना सुनने को मिलती है। ये सभी जो घटना है वो बलात्कार के जो भी मामले दर्ज होते हैं उनमें से 1/4 मामले में बलात्कार की शिकार लड़की 16 साल के आसपास की उम्र की होती है। पर ज्यादातर मामले तो पुलिस में रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो डर के कारण नहीं करते हैं, रिपोर्ट नहीं करते, जिसके कारण भी उनसे न्याय नहीं मिल पाता है। ठीक है, और जिसके कारण जो हमारा कानून के अंतर्गत जो प्रावधान है, जो नियम है, जो कठोर दंड का प्रावधान है, वो उस प्रावधान के अंतर्गत वो जो आरोपी होते हैं उनको वो सजा नहीं मिल पाता है। जो कि क्योंकि महिलाएं क्या करती, हिम्मत नहीं कर पाती है, वो कोर्ट नहीं जा पाती है या फिर वो एफआईआर दर्ज नहीं करती है डर से। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है समाज में महिलाओं का द्वयम दर्जा, उसे क्यों सेकेंडरी रखा गया है, उसे प्राथमिकता क्यों नहीं दिया गया है, पहला दर्जा क्यों नहीं दिया गया, उसके बारे में जानेंगे। परिवार के भीतर और बाहर महिलाओं की फैसला लेने की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें कितनी आजादी प्राप्त है। उत्तरी भारत में इस दृष्टिकोण से उनकी स्थिति बहुत खराब है। अगर उत्तर भारत की बात करें तो इधर के गांव में परंपरागत हिंदू परिवारों में पुरुष प्रधान होता है, पुरुष को क्या प्रधानता दी गई है कि नहीं, वही मालिक है। बेटी देने वाले को बेटी लेने वाले के मुकाबले जो है वो सामाजिक दृष्टि से छोटा माना जाता है। मतलब अगर यहाँ पे शादी ब्याह की बात करें तो अगर जो व्यक्ति क्या करते हैं, बेटी देते हैं तो उनको नीचा माना जाता है ना। तो क्या है, तो बेटी देने वाले को बेटी लेने वाले के मुकाबले क्या किया जाता है, उसे नीचा सोचा जाता है। इसलिए दहेज लेना उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है।
शादी के बाद दुल्हन पति के घर जाती है और वहां की बड़ी बूढ़ी महिलाएं उसके रोजमर्रा के जीवन को नियंत्रित करती है। मतलब अगर कोई लड़की शादीशुदा होकर अगर नया घर में जाती है तो उसका जो कंट्रोलिंग होता है उनका वहां के बुरे बड़े बुजुर्ग जो करते हैं, ठीक है, बूढ़ी जो महिलाएं होती है वो करती है। दक्षिण भारत में कई जगह स्थिति इसके विपरीत है। वहां माँ के भाई या मामा के बेटे से लड़की की शादी होती है। इसका लड़की की स्थिति पर बहुत अच्छा प्रभाव होता है। वह उस परिवार के लिए और परिवार के लिए वह दोनों ही अपरिचित नहीं होते, पहले से उन लोगों का जान पहचान होता है। माँ के परिवार में शादी होने से उनके संबंध में और भी गहराई आती है। इससे पुरुष की प्रधानता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इसमें जो पुरुष प्रधान जो उनका जो नेतृत्व है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से हालत बदले हैं और आर्थिक व क्षेत्रीय विकास के कारण किसी परिवार में शादियों का होना बहुत कम हुआ है और उत्तर भारत की दहेज जैसी कुप्रथा यहाँ भी फैल रही है। मतलब धीरे धीरे दहेज वाली जो कुप्रथा है वो धीरे धीरे हर जगह फैल रही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बाल विवाह। बाल विवाह को रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा पहले से मौजूद कानून में 1976 में संशोधन किया गया और लड़की की विवाह की आयु 15 साल से बढ़ाकर 18 और लड़के की आयु जो है वो 18 से बढ़ाकर 21 कर दी गई। पर गांव में बाल विवाह आज भी क्या है, सामान्य है। आधी से ज्यादा लड़कियों की शादी 10 से 14 साल की उम्र में कर दी जाती है। यही नहीं, लड़की पर यह दबाव भी रहता है कि वह जल्द से जल्द गर्भवती होकर बांझ नहीं होने का क्या दे, सबूत दे। सामान्यतः कुछ जन्मों का 10 से 15% महिलाओं की जो विवाह है वो किशोरावस्था में ही हो जाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दहेज प्रथा। भारत में हर साल 6000 दहेज हत्याएं होती है। दहेज निरोधक अधिनियम जो कि कानून बने हुए हैं, दहेज निरोधक कानून बने हुए हैं कि नहीं, कोई व्यक्ति दहेज नहीं ले सकता है। इसके बावजूद बहुत सारे दहेज प्रताड़ना के मामले आते हैं, दहेज उत्पीड़न के मामला आते रहते हैं। इस अधिनियम के बने हुए कई साल हो गए हैं, लेकिन दहेज है कि खत्म होने की बजाय बढ़ती जा रही है। दहेज लेने व देने वाला दोनों ही क्या होता है, कानून की नजर में दोषी होते हैं, पर शिकायत को यह अपवाद ही कहा जा सकता है। लेकिन आदमी ये जो है ये इस प्रकार की शिकायत बहुत ही कम आती है। दहेज हत्या हो जाने के बाद ही लड़की के माता पिता क्या करते हैं, अदालत में आते हैं। शादी ब्याह में क्या होता है, दहेज लेने की देने की जो परंपरा है वो चल ही रही है। अपवाद ये है कि बहुत कम ही होते हैं, लेकिन इस तरह के मामला तभी एफआईआर दर्ज होता है या फिर लड़की के माता पिता तभी कोर्ट जाते हैं जब क्या हो जाती है, लड़की की दहेज के कारण या दहेज की प्रताड़ना के कारण उसकी हत्या हो जाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है उत्तराधिकार। महिलाओं के उत्तराधिकार संबंधी अधिकार सीमित है और अक्सर उनका भी उल्लंघन ही किया जाता है। 1950 में हिंदू निजी कानून में मूलभूत परिवर्तन करते हुए बहु विवाह पर रोक लगाई गई कि और एक से ज्यादा विवाह नहीं कर सकता है कोई व्यक्ति, और महिलाओं के तलाक और गोद लेने व उत्तराधिकार का अधिकार दिया गया। मुस्लिम महिलाओं पर उनका निजी कानून लागू होता है। पहले हिंदू कानून के अनुसार पैतृक संपत्ति में बेटा बराबरी का उत्तराधिकारी होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब 2016 के बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि लड़का लड़की को क्या मिलेगा, अब बराबर का हिस्सा मिलेगा। जो पैतृक संपत्ति है उसमें क्या मिलेगा, बराबर का हिस्सा मिलेगा, और दोनों का पूर्ण अधिकार है अपने पैतृक संपत्ति पर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है साक्षरता और शैक्षणिक उपलब्धियां। जहां तक स्कूलों में महिलाओं का दाखिला का प्रश्न है, स्त्री व पुरुष के बीच का अंतर पहले से काफी कम हुआ है। अगर देखा जाए कि पहले की अपेक्षा अगर देखा जाए तो महिला बहुत अधिक स्तर पे शिक्षित हो रही है। अभी लड़कियों को स्कूल भेजा जा रहा है, तो अब बहुत ज्यादा अंतर क्या हुआ है, धीरे धीरे कम हो रहा है, सब शिक्षित हो रहे हैं। पर अभी भी चिंता का विषय है, क्योंकि अगर देखा जाए 2001 में पुरुष साक्षरता दर 74% और महिला साक्षरता दर 54% थी। स्कूलों में प्राथमिक कक्षा से लेकर सेकेंडरी तक आते आते लड़के व लड़कियों दोनों की संख्या जो है वो काफी कम हो जाती है। अगर हम देखें प्राइमरी तक लड़कों लड़कियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, लेकिन सेकेंडरी स्टेज में आते आते मतलब मिडिल और हाई स्कूल जाते जाते लड़कियों की संख्या यूजुअली घटती है, लड़कों की संख्या नहीं। वो लड़कियों की संख्या क्या होती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। पर लड़कियां ज्यादा बड़ी संख्या में स्कूल छोड़ती है, और ज्यादा बड़ी संख्या में भी स्कूल या पढ़ाई छोड़ देती है, और वो बहुत जल्दी ही छोड़ती है।
एक सर्वे के मुताबिक 6 से 11 वर्ष के लड़के लड़कियां कभी स्कूल नहीं गए हैं। अगर देखा जाए तो ऐसा भी पाया गया है कि किसी किसी क्षेत्र में जो कि रूरल एरिया है, जो कि बहुत रिमोट एरिया है, वहां पे लड़कियां जो है 6 से 11 साल की लड़कियां स्कूल ही नहीं जाती है। उनके पीछे का मुख्य कारण यह भी हो सकता है कि पैसा नहीं हो, या पैसा की कमी हो, या फिर संसाधन की कमी हो, या फिर स्कूल दूर हो, ऐसा भी हो सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लड़कों की संख्या 7% और लड़कियों की संख्या जो है वो 2×14% होनी चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में, ताकि महिलाओं को शिक्षित किया जा सके। अगर महिलाओं को शिक्षित किया जाएगा तो हमारे समाज का क्या होगा, विकास होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आर्थिक परिस्थिति। महिलाएं आमतौर पर पुरुषों से दुगुना समय काम करती है। खेती चाहे वह व्यवसायिक हो या फिर आजीविका के लिए की जाने वाली, पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा समय देती है। भारत के हिमालय के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो किए गए अध्ययन से यह निकल कर आया है कि 1 हेक्टेयर खेत में एक साल में एक बैल 1064 घंटे काम करता है, जबकि पुरुष 1212 घंटे और एक महिला 3485 घंटे काम करती है, जो कि सबसे ज्यादा है। लेकिन फिर भी हम लोग उसके काम को काम नहीं मानते हैं। मतलब महिलाओं द्वारा किए गए काम को हम लोग क्या करते हैं, उतना वैल्यू नहीं देते हैं जितना कि पुरुष द्वारा किए गए काम को देते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा गलत सोच है, निम्न सोच है। हालांकि पुरुषों की तुलना में कई गुना महिलाएं काम करती है। तकनीक का महिलाओं पर प्रभाव। अब धीरे धीरे क्या है कि खेती में आजीविका के लिए व्यवसायिक में परिवर्तन किया जा रहा है। पहले जो परंपरागत खेती होती थी हल बैल के द्वारा, अब क्या किया जा रहा है, उसमें टेक्नोलॉजी भरा जा रहा है ना। धीरे धीरे क्या किया जाता है, उसमें तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, बहुत से काम जो हाथ की बजाय मशीन से होने लगे हैं, जिसका नतीजा यह हुआ है कि महिला की मजदूरी खत्म होती चली गई है। कारण यह भी हो सकता है कि साक्षर ना होने के कारण या दूसरा तकनीक और प्रशिक्षण नहीं होने के कारण वो उस तरह मशीन ट्रैक्टर नहीं चलाने सक रही है, जिसके कारण में उन्हें काम नहीं मिल रहा है। जिन मशीनों को लाया गया उन्हें चलाने का काम पुरुष करने लगे हैं, जिसके कारण में महिलाओं को काम नहीं मिल रहा। नतीजा यह हुआ कि स्त्रियां अब खेतों में निम्न श्रेणी के काम के लिए ही रह गई है, या फिर निम्न श्रेणी के काम को ही महिला अब करने लगी है या करती है। खेतों की जुताई ट्रैक्टर से, फसल की कटाई और छटाई भी मशीनों से होने लगी है। ये सभी काम जिनमें महिला की बराबर ही हिस्सा थी, पहले वो खुद हाथों से करते थे, लेकिन अब क्या है, पुरुषों के द्वारा मशीनों से किया जाता है। जैसे थ्रेसर पुरुष चलाता है, जिससे कटाई के बाद फसल, गेहूं, धान आदि का छिलका, भूसी उतारने के काम जो कि महिलाओं का होता था, भूसी उतारने का काम महिलाओं का होता था, कटाई का महिलाओं का काम होता था। लेकिन अब थ्रेसर आने से क्या हो गया है, ये सब काम महिलाओं को अब नहीं मिलने लगे हैं, और इन काम को थ्रेसर के द्वारा कौन कर रहा है, कौन ऑपरेट कर रहा है, पुरुष ही कर रहा है। उनके हाथ से बहुत सारे काम निकल गए हैं। अगर इस तरह देखा जाए तो पहले फसल घर आती थी जिसका भंडारण होता था, और समय समय पर महिलाएं उसे बेचकर अपनी घर की जरूरत पूरा करती थी, लेकिन अब यह धीरे धीरे घटती जा रही है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि राजनीतिक परिस्थितियां कैसी महिलाओं की आर्थिक स्थिति को प्रभाव डालती है, इसको जानेंगे। वर्ष 1993 में संविधान में किए गए संशोधन के बाद एक निश्चित संख्या में महिलाएं पंचायती राज संस्थानों में आई और वे धीरे धीरे राजनीति से भी जुड़ने लगी। साथ ही चुनाव में प्रत्याशी के रूप में महिलाओं को सीटें आरक्षित भी मिली। मतलब अगर कोई महिला नेता या फिर राजनीति में आना चाहती है तो उनके लिए अलग से सीट आरक्षित कर दिए गए कि नहीं, इस सीट्स में या फिर इस जगह से ये सिर्फ महिलाएं ही खड़ी हो सकती है। उन लोगों के लिए आरक्षण दिया गया, जिसके कारण भी उन लोगों का क्या हो गया, राजनीतिक प्रभाव के कारण भी उन लोगों की जो सामाजिक स्थिति है उसमें सुधार आया। पहले महिलाओं को इस दृष्टिकोण से नहीं दिखाया जाता था कि ये नेता वाला काम कर सकती है या फिर समाज सेवी वाला काम कर सकती है, समाज सुधारक का काम कर सकती है। महिलाओं को इस दृष्टि से नहीं देखा जा सकता था। लेकिन महिलाओं को जब आरक्षण मिला कि नहीं, वो भी नेता में उठ सकती है या फिर खड़ी हो सकती है, तो उसके बाद जो हमारा दृष्टिकोण था, पुरुषों का जो दृष्टिकोण था महिलाओं के प्रति कि नहीं वो नेता नहीं बन सकती, वो बदल चुका है, उसमें परिवर्तन आ चुका है। जिसके ये किस लिए हुआ, सिर्फ राजनीतिक परिस्थिति के कारण हुआ, राजनीतिक इंटरफेयर के कारण हुआ। ठीक है, जिससे महिलाओं में आत्मविश्वास जगा है और उनमें राजनीतिक जागृति भी आई है, और धीरे धीरे वो राजनीति की तरफ क्या कर रही है, मूव भी कर रही है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बालिकाओं की शिक्षा बेहतर करने के लिए किए गए प्रयासों की समीक्षा कीजिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो चलिए इसको डील करते हैं। पहला पॉइंट होगा हमारा, भारत में ब्रिटिश सरकार के समय महिलाओं की शिक्षा क्या रही होगी, उसके बारे में जानेंगे। फिर आजादी के बाद में महिलाओं की शिक्षा में क्या परिवर्तन आया है वो जानेंगे, और फिर महिलाओं की शिक्षा को उन्नत करने के लिए
अधिक जागृत करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की क्या भूमिका रही है उनकी शिक्षा को उन्नत बनाने के लिए, इसको जानेंगे। तो पहले जानते हैं भारत में ब्रिटिश सरकार के समय महिलाओं की शिक्षा, है ना, मतलब आजादी के पहले महिलाओं की शिक्षा कैसी थी, उसकी स्थिति कैसी थी, उसके बारे में जानते हैं। ब्रिटिश सरकार के समय में जिस औपचारिक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया उसका लक्ष्य सरकारी कामकाज के लिए नौकरशाहों व कर्मचारियों की एक फौज तैयार करना मात्र था। मतलब ब्रिटिश सरकार सिर्फ इसलिए शिक्षा को बढ़ावा दिए ताकि उनका काम आसानी से हो सके, है ना, वो हम इंडियन से काम अच्छी तरह से करा सके। क्योंकि महिलाएं उस समय घर से बाहर निकलकर इस तरह की सरकारी नौकरी नहीं करती थी, इसलिए शिक्षा को उनके नजरिए से नहीं देखा गया। गांव में लड़कियों की शिक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, मतलब गांव में तो छोड़ ही दीजिए, लड़की शिक्षित थी ही नहीं उस टाइम, देश आजाद होने से पहले। यही कारण है कि आजादी के बाद हुई पहली जनगणना में भारत में स्त्री साक्षरता दर मात्र 7.9 थी, जबकि पुरुष साक्षरता दर 24.9 थी। आजादी के बाद संविधान के जरिए 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था कर दी गई, लेकिन विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं और आर्थिक कारणों से लड़कियों को स्कूल में भेजा ही नहीं गया। सब जगह स्कूल में भी सब जगह स्कूल थे, ठीक है, और कहीं कहीं स्कूल थे भी नहीं, जिसके कारण भी लड़कियों को पढ़ाया नहीं गया। सब जगह संसाधन की सुविधा भी नहीं थी, कुछ जगह ऐसे भी थे जहां पे स्कूल बहुत दूर थे, जिसके कारण भी लड़कियों को स्कूली शिक्षा नहीं मिल पाती थी। आजादी की अगर बात करें तो आजादी के बाद संविधान और सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाओं को लागू किया गया, जिसमें बालिकाओं की शिक्षा में पूर्ण जोर दिया गया। बालिकाओं की शिक्षा को कैसे उन्नत बनाया जाए, उसको जागृत बनाया जाए, अधिक से अधिक महिलाएं कैसे शिक्षित हो, इसके लिए अलग अलग योजनाएं चलाए गए भारत सरकार के द्वारा, जिसे गांव गांव तक, जो कि रिमोट एरिया थे जहां पे कि महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता था, वहां इस योजनाओं को लागू किया गया। इस प्रकार की योजना अधिकतर राजस्थान में भी लागू किए गए, क्योंकि राजस्थान में महिलाओं को घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया जाता था। वहां पे क्या पर्दा प्रथा चलता है ना, घूंघट वाली जो प्रथा है वो चल रही थी, तो वहां पे इस योजनाओं का बहुत ज्यादा इंपैक्ट रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट है पंचवर्षीय योजना के जरिए महिलाओं की शिक्षा। तो पंचवर्षीय योजना में लड़कियों की शिक्षा में आने वाली बाधाओं को दूर करने पर जोर दिया गया। प्राथमिक, सेकेंडरी और विश्वविद्यालय के साथ साथ तकनीकी व और सभी स्तरों की शिक्षा के लिए लड़कियों हेतु शिक्षा सुविधा का विस्तार किया गया। इसमें लड़कियों को ही सबसे ज्यादा प्रोत्साहित किया गया कि उसे शिक्षित करना है। इन सभी योजनाओं, मतलब अगर देखा जाए तो भारत सरकार के द्वारा जितने भी योजना चलाई गई उसको महिलाओं को शिक्षित करने के लिए चलाई गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महिलाओं की जो स्थिति है वो आजादी के पहले भी बहुत शिक्षा के क्षेत्र में खराब थी, लेकिन आजादी के बाद धीरे धीरे उसे इंप्रूव किया गया संविधान के द्वारा। बहुत सारी योजनाएं लाई गई ताकि महिलाएं शिक्षित हो। अगर महिलाएं शिक्षित होगी तो उस गांव का विकास होगा, अगर गांव का विकास होगा तो उस शहर का विकास होगा, उस राज्य का विकास होगा और उस राष्ट्र का विकास होगा। इसलिए महिलाओं का शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। किसी भी विकासशील राष्ट्र के लिए, विकसित राष्ट्र के लिए महिलाओं का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको